गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के इस सेशन पे। तो जल्दी से सभी लोग फटाक से आ जाओ और सभी लोग जुड़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग बेटा सभी को, और सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हर्ष, मानसी, प्रज्ञा, आईआईटी खड़गपुर। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं शिव, हर्ष, आदित्य, विश्वकर्मा, प्रज्ञा, नीलेश, हरिकेश, चंदन, प्रिंस, सभी को गुड इवनिंग और सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.1। व्हाट इज द 3.1 एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं, सब कुछ देखेंगे, डिटेल से देखेंगे और मस्त से देखेंगे। तो जल्दी से सभी लोग आ जाओ और जुड़ते हैं। विवेक, विष्णु, ज्योति, दिव्या, आदित्य, प्रिंस, काजल, प्रांजल, शिवम, मानसी, हरिकेश, विवेक, शिव, आबू, मानसी, ज्योति, नीतीश। अवयव है क्या? किसे कहते हैं सर अवयव? किसे कहते हैं मैट्रिक्स? ये है क्या? ये क्या है सर? दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, जल्दी पहली बात तो सभी लोग जल्दी जुड़ जाओ। आज का जो टॉपिक है वो पूरा इंट्रोडक्शन है 3.1 का और इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी। एक वीडियो में सब कुछ इन वन वीडियो। जल्दी से आ जाओ। पहली बात तो फटाक से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, तुरंत आ जाओ सभी लोग। गुड इवनिंग विशाल, दिलीप, सौरभ, पवन, जानवी, आदित्य, अंकित, प्रशांत, प्रीति, जल्दी से आ जाओ फटाक से। उधर दिख रहे हैं हर जगह हम। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सभी को। हर्ष, सौरभ, रोहित, दीपक, अमित, चलो चलो चलो, सौरभ, दिव्या, टेक्निकल, उमेश, जल्दी से आ जाओ यार, फटाक से आ जाओ। पहले तो जल्दी से आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, आ जाओ। अगर सभी लोग आ रहे हैं, अंकुर, शिवम, उमेश शर्मा, उत्कर्ष, आ गए सभी लोग? चलो नमस्ते, सत श्री अकाल, स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सारी तरीके से ना करते। चलो स्टार्ट करते। आ जाओ बेटा। अब हम लोग बात करें सर अवयव है क्या? मैट्रिक्स कहते किसको है? अवयव है क्या सर? मैट्रिक्स कहते किसको है? और सर इसका यूज क्या है डेली लाइफ में? बेटा मैट्रिक्स एक मैथ्स का बहुत बेस्ट टूल कहा जाता है और इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट टूल फॉर मैथमेटिक्स। इसका इतना यूज है भाई साहब, इतना यूज है कि पूछो नहीं। मैट्रिक्स का एक अपना रोल है। कॉमर्स की दुनिया में तो मैट्रिक्स ने भाई साहब तबाही मचा रखी, तबाही, कतई एकदम तबाही मचा दी। अगर केवल मैट्रिक्स के बारे में मैं आपसे बात करूं तो केवल सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में मैं आपसे लगातार 2 दिन बातें ही करता रह जाऊंगा और मैट्रिक्स की तारीफ कम नहीं होने वाली। इतना बेस्ट टूल है, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड कोई रिप्रेजेंटेशन हो, हर फील्ड पे भाई साहब, बिजनेस के फील्ड में हो, इसका बहुत यूज है। एक छोटा सा यूज मैं बताऊं, जैसे कभी सपोज करो मैं कहूं, मैंने कहा एक लड़का रवि है, रवि है, रवि के पास 2 किताब है, रवि के पास 2 किताब है। और बहुत ध्यान से समझना है, इसके बेसिक से सारी चीजों को समझना है बेटू। हरिकेश, पुष्पा, अमन, अभिमानसी, तहा, चंदन, बेटा मनीष, सभी लोग अभी थोड़ी देर कमेंट रुकते हैं, ठीक है? कमेंट अभी नहीं, अभी सिर्फ सुनना, सिर्फ समझना। इसके बाद जब मैं इधर कमेंट देखूंगा तो कमेंट करना। अभी मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूं बेटू तो कमेंट नहीं देखूंगा तो फिर आप कहोगे सर कमेंट नहीं देखे, इसलिए अभी मत करना। मैं कह रहा हूं रवि एक लड़का, उसके पास 2 किताब है और 2 किताब के साथ साथ उसके पास 2 बैग है, 2 बैग भी है उसके पास। बेटू मैंने कहा एक रवि लड़का है, उसके पास 2 किताबें 2 बैग है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसको एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, किताब और बैग। 2 किताब है 2 बैग है, वी कैन राइट लाइक दैट। ऐसे एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन है और एक ऐसे लिख सकते हैं भैया, एक ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे 2 किताब 2 बैग। ये किसका है? ये किताब और ये बैग। ये देखो रिप्रेजेंटेशन, कितना प्यारा रिप्रेजेंटेशन, कितना प्यारा रिप्रेजेंटेशन है। बहुत ध्यान से मेरी बात, कितने प्यार से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ हरिकेश, ठीक है। चलो अब देखो कितने प्यार से समझो, देखो ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं कि एक लड़का और है, रवि, रवि के साथ है कवि, एक रवि हो गए, एक कवि हो गए। अब कवि के पास 3 किताब है,
कवि के पास 3 किताब है और 2 बैग है और 2 बैग है। तो अब कवि को भी दिखा सकते, कैसे? थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, यहां पर किताब लिख रहे, रवि के पास 2 किताब है और कवि के पास 3 किताब है। ओ माय गॉड, बगलिया में लिख दिए किताबों की संख्या है, ये रवि के लिए है और ये कवि के लिए है। अब बैग, इसके पास 2 बैग है और इसके पास 2 बैग है। कितना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है। ये एक टूल है बेटा। A view is not more than tools, it is only a tool and we are using matrix for representation of linear functions। हम लोग लीनियर फंक्शन का बहुत बढ़िया सा रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं, इस पे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अश्विनी बेटा रिप्लाई, बेटो रिप्लाई। इस समय मैं थोड़ा सा आज खुद ही बहुत ट्रेवल किया हूं, कई जगहों से ट्रेवल करके आया हूं, आपकी क्लास ना छूटे इसलिए अपने दर्दों को छिपाया हूं, तो बहुत सारी चीजों के बाद क्लास लेता हूं बेटा। कभी कभी रिप्लाई ना दे पाने का कारण ये होता है व्यस्तता की वजह से मैं ऑन ही नहीं करता हूं, तो इस वजह से आप लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। चलो अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन है। अभी और थोड़ा समझना, अभी बहुत डीप जाएंगे, सारी डिटेल जानेंगे, एकदम घबराना नहीं आप लोग। अभी मैं और कुछ भी कर सकता था, अभी मैं रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी कर सकता था कि 3 बच्चे होते, एक अब नाम दूसरा ले लें। अब लड़कियां कहेंगे सर सिर्फ लड़कों का नाम लेते, आप लड़कियों का नाम नहीं ले रहे, तो लड़कियों का नाम भी लेते हैं। एक सीमा है, एक लड़की सीमा है, एक लड़की कीमा है। अब कैसा नाम बिगाड़ दिए, एक सीमा है, एक कीमा है और एक नीमा है। ये 3 लड़कियां हैं, सीमा, कीमा, नीमा। सीमा जो थी उसके पास, जो सीमा थी उसके पास जो कलेक्शन था, सीमा के पास किस चीज का कलेक्शन था? सीमा के पास जो कलेक्शन थे पेन के कलेक्शन, और सीमा के पास पेन के कलेक्शन और पेंसिल्स के कलेक्शन। वी आर टेकिंग अ कलेक्शन ऑफ पेंसिल एंड पेन। बहुत ध्यान से समझना बेटू आप लोग। सीमा के पास जो पेन था बेटा, वो मान लो 2 पेन थे और 3 पेंसिल थी उसके पास, और कीमा के पास 4 पेन था, 1 पेंसिल थी। नीमा के पास 1 भी पेन नहीं था, उसके पास 4 पेंसिल्स थी। ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन था। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट हेयर लाइक दैट, व्हाट? 2 3 4 1 एंड 0 4, नॉट मोर देन इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। हमको समझ में आया ये सीमा के बारे में लिखा है सर ने, सीमा के पास 2 पेन है, 3 पेंसिल है। ये कीमा के बारे में लिखा है, कीमा के पास 4 पेन है, 1 पेंसिल है। ये कौन सी है? नीमा पाउडर, सॉरी नीमा है। नीमा के पास 0 पेन, 4 पेंसिल। राम, दिव्या, निषाद, क्या सुन लिए? खुशी, पुष्पा, बात समझ पा रहे? इट इज नॉट मोर देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट हियर ओनली अ लीनियर इक्वेशंस। कभी कभी आपको आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा 2x + 3y = 2 है, तो इसको कैसे लिखबो? वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट, व्हाट? 2 3, खत्म। इसके लिए एक दूसरा बना दो, b। ये आगे मैं सिखाऊंगा आपको। लीनियर फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल घबराना नहीं आपको। एक व्यू रचना हुई थी महाभारत के समय में, एक व्यू रचना हुई थी महाभारत के समय में। ये अव्यू है, अव्यू मतलब अंगणित का व्यू है। बात को समझना, फीलिंग्स को समझना। अव्यू अंगणित का व्यू है। एक महाभारत के समय व्यू रचना हुई थी जब जब वीर गति को प्राप्त किए थे अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई थी चक्रव्यूह की वजह से, क्योंकि चक्रव्यूह भेदनी की कला सिर्फ उस वक्त 3 व्यक्तियों को पता थी। 4 लोगों को शायद पता थी। एक अर्जुन जी, दूसरे श्री कृष्ण, तीसरे द्रोण जिन्होंने रचा था व्यू, और चौथे कर्ण, और 5वां नाम ले तो परशुराम जी, वो दुनिया जानती है तो उनको सब कुछ पता था। तो बेटा उस समय महाभारत में एक व्यू रचना रची गई थी 7, जिसमें एंट्री कर दो मारे जाओगे। आसान नहीं था। वैसे ये व्यू कठिन नहीं है, ये अंगणित का व्यू है, और अंगणित का माय डियर स्टूडेंट बहुत प्यारा व्यू है। इसके थोड़े से नियम जान लो, और ये फ्री का नंबर देता है। अब देखो अव्यू क्या है, मतलब बहुत ध्यान से समझना इस बात। अव्यू अंगणित का व्यू है। किसका व्यू है बेटा? अंगणित का।
और अंकगणित का कैसा व्यू है इसके बारे में थोड़ा सा जानते। क्या था बेटा, कभी कभी कुछ लोग इतने से काम चला ले रहे थे, जैसे 2x + 3y = 1 लिख दिया। सपोज करो लेट अस कंसीडर x इज अ नंबर ऑफ मैंगो। ये मैंगो भी हो सकता है, ये मैंगो भी हो सकता है, ये ऑरेंज भी हो सकता है। अगर ये मैंगो है, ये ऑरेंज है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 2 3 मान लो ए। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। रिप्रेजेंटेशन में कतई कोई दिक्कत नहीं ना, परेशान मत होना सर इसको ऐसे ही करेंगे, सर इसको ना बेटा ना, कैसे भी कर दो। बात समझ पा रहे? और दूसरी बात, बहुत ध्यान से, अभी कमेंट नहीं देख रहे, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। अब सवाल यह था कि सर इसका कोई नियम है कि सिर्फ ऐसे ही है? तो नियम है बेटा, इसका नियम है, इसका नियम भी है। नियम क्या है? इसमें एक पंक्ति होती है, एक स्तंभ होता है। एक पंक्ति होती है, एक स्तंभ होता है। जैसे तुम्हारी जिंदगी में दो चीजें हैं, एक रास्ते हैं और एक लक्ष्य है। तुम्हारी जिंदगी से अगर मैं इस बात को रिलेट करूं, तो अगर एक लड़का है और ये गणित का अवयव है, अगर तुम अवयव हो तो तुम्हारी जिंदगी में पंक्ति और स्तंभ है, और अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हारी जिंदगी में रास्ते हैं और मंजिल है। तुम्हारी जिंदगी में रास्ते हैं और मंजिल है। और अगर तुम अवयव हो तो पंक्ति कैसे होगी? पंक्ति ऐसे होगी A11, अभी इसके बारे में बताऊंगा। A12 अगर ये कोई अवयव है, तो पंक्ति क्या होगी? ये पंक्ति है, ये पंक्ति। स्तंभ क्या होता है? स्तंभ के नाम से जानो। स्तंभ मतलब तुम्हारे यहां का बिजली का पोल, जहां पे लाइट लगी होती है, बिजली का खंबा। तो बिजली का खंबा ऐसे वर्टिकल होता है, इट फॉर्म्स अ वर्टिकल। अगर ये वर्टिकल की तरह है तो वर्टिकल क्या हो? ये क्या होगा? दिस वन इज योर स्तंभ। ये क्या है बेटा? स्तंभ है। दिस इज स्तंभ। ये क्या है बेटू? स्तंभ है। और ये क्या है बेटा? ये पंक्ति है। इसको हमेशा याद रखना। ये दो बातें बहुत जरूरी है। एक क्या? पंक्ति ऐसे होगी और एक स्तंभ ऐसे होगा। अगर कतई जिंदगी गलती से तुम पंक्ति भूल जाओ और कंफ्यूज हो जाओ तो स्तंभ को याद करना। और वो स्तंभ तुम्हारे घर के करीब लगा हुआ बिजली का खंबा, जिसको पोल कहते हो, वो कैसा होता है? ऐसे होता है। इसका मतलब स्तंभ है वो। इसको अंग्रेजी भाषा में एक को रो बोलते हैं, एक को कॉलम। वन इज अ रो एंड अनदर इज अ कॉलम। एक रो दूसरा कॉलम। अच्छा सर इसका रोल क्या है? रो और कॉलम का यूज क्या है? इसका रोल क्या है असल जिंदगी में? चलो देखते हैं इसका रोल और इसका यूज। तुम्हारी जिंदगी में रास्ते थे और मंजिल थी। अब इनके पास क्या है? पंक्ति है, स्तंभ है। अब तुम दोनों आगे बढ़े। आजकल पेन बहुत छूट रहा है मेरे हाथ से। अब तुम दोनों आगे चले तो आपने कहा सर मंजिल और रास्तों का मतलब बताओ। आपने हमसे कहा सर मंजिल और रास्तों का मतलब बताओ। और अव्यू ने हमसे पूछा कि सर ये जो पंक्ति है और ये जो स्तंभ है, इसका मैं क्या करूं? मैंने कहा यही आगे चल के तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनेगा। उसने कहा कैसे सर? हम समझे नहीं। हमने कहा जो भी अवयव लिखा जाएगा वो उसके अवयव या तो पंक्ति में होंगे या तो स्तंभ में होंगे। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने कहा अगर अवयव बनाना है, जिंदगी में सफल होना है, तो या तो मंजिल में या तो जब रास्ते पे चलोगे तभी मंजिल मिलेगी, जब पंक्ति और स्तंभ में लिखोगे तभी आपको क्या मिलेगा? अवयव। तो कैसे? बहुत ध्यान से समझना इस बात। हाँ विद्या कुल स्मार्ट स्टूडेंट एके। हाँ बेटा, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। नाउ वी स्टार्ट। मैं दोनों वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, इट इज फॉर रो एंड इट इज फॉर कॉल। अब देखो क्या होता है कि यहां पर बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर ए लिख दूं, यहां पर मैं बी लिख दूं, यहां पर सी लिख दूं, तो डी लिख दूं, तो अगर मैं कहूं ये ए के बारे में, ये लाइन यहां बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाना। कमेंट बिल्कुल रोक दो, बहुत ध्यान से। हरिकेश राम, अमन चौरसिया, अंश, हरिकेश, सभी लोग, शमीर, थोड़ी देर कमेंट रोक के इस बात को समझो बहुत ध्यान से। मैंने कहा इस ए के बारे में बताओ, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन बताओ। तो लोकेशन कैसे बताते हैं? जैसे मैंने अभी बताया,
अगर मैंने कहा बेटा इसकी लोकेशन बताओ, तो तुमने खटाक से चेक किया ये पंक्ति कौन सी है। अच्छा सर पहली पंक्ति है, इसका लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। देखो बहुत ध्यान से, जीपीएस सिस्टम, जीपीआरएस सिस्टम, जो भी सिस्टम होता हो, चेक करते हैं इसका लोकेशन। सर ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। आप मुझे ए तक पहुंचना था, तो आपने कहा सर पहली पंक्ति में चले जाओ। अब मैं खटाखट पहली पंक्ति में गया तो मुझे ए मिल गया, बी मिल गया। अब मैं फिर लौट गया, मैंने कहा वहां तो दो अवयव हैं, एक ए है और एक बी है। तुमने तो यार गलत रास्ता बता दिया। उसने कहा नहीं सर, आप पहली पंक्ति में जाओ और पहले स्तंभ में जाओ। कितनी क्लियर बात बताई तुमने। अगर मुझे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे जाना है, मतलब पहली पंक्ति हो पहला स्तंभ हो, तो मैं ए के पास जाऊंगा कि नहीं माय डियर स्टूडेंट? जल्दी से बताओ कहां जाऊंगा? ए के पास जाऊंगा। चेक करके बताओ। A11 ये बात पहले बताओ। अगर मैं पहली पंक्ति, इस पर से थोड़ा रस हटाते, ये बहुत ज्यादा रफ हो गया ना, इसको हटाते, इसको क्लियर करते हैं। थोड़ा सा रफ जो हो गया उसको हटाते। बहुत ध्यान से मेरी बात को बताओ। मैंने कहा मुझे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जाना है, तो पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, और ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो अगर मैं पहली पंक्ति पहले स्तंभ पे जाऊंगा तो मैं सीधी सी बात है ए पे मिलूंगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, ये 1-1 है। 1-1 का मतलब क्या हो गया? A11 का मतलब लिख लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अंग्रेजी में बोले तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब देखो, अब मुझे जाना था बी पर। अब बेटू कहां जाना था हमको? बी पर। तो मैंने कहा बी पे कैसे जाऊं? तो आपने कहा सर पहली पंक्ति पे ही चले जाओ। मैंने कहा यार पहली पंक्ति में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने कहा नहीं सर जाओ तो पहले पंक्ति में। मैं पहली पंक्ति में चला गया। अब आपने कहा पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ पे जाना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये जो लोकेशन ट्रेस हो जाती है ना, अगर ये न्यूटन के नियम से बनाई जाती तो कतई जिंदगी ना ट्रेस कर पाते। ये जब हमने जो इक्वेशन, जो मोशन वगैरह का जो लॉ था, जब हम लोगों ने आइंस्टीन का यूज किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तब जाके एग्जैक्ट लोकेशन मिलना शुरू हुई, वरना न्यूटन ने तो सब मटिया मेट कर दिया था। उसी तरह मुझे बी तक जाना था। आपने कहा सर पहली पंक्ति पे जाओ और दूसरे स्तंभ पे, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। A12 क्या होगा? फर्स्ट रो, पहली पंक्ति मतलब फर्स्ट रो, एंड सेकेंड कॉलम मतलब दूसरा स्तंभ, सेकेंड कॉलम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स माई डियर स्टूडेंट? क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग बेटा? वेरी गुड। चलो हैंड राइटिंग। अब देखो मुझे सी पे जाना था, ये 1-2 हो गया। अब मुझे सी पे जाना है, तो आपने कहा सर सी पे जाओ। हमने कहा हाँ भाई साहब सी पे जाना है। कह सर कहां कहां टहलते हो, बहुत घूमते हो। हमने कहा बता दो। तो सी पे कैसे जाओगे? सी पे जाने के लिए सर दूसरी पंक्ति में जाओ। तो मैंने कहा दूसरी पंक्ति में तो डी भी मिलता है, कैसे एग्जैक्ट जाऊंगा अगर सी को नहीं पहचानता? तो आपने कहा सर दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पे जाओ। अब मैं सी क्या हो गया बेटा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2-1। डी पे जाना है तो सर दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, सर पहले पंक्ति को लिखेंगे कि स्तंभ को लिखेंगे? सवाल नंबर 1, पहले पंक्ति को लिखेंगे, पहले पंक्ति को लिखेंगे या स्तंभ को? पहले पंक्ति को या स्तंभ को? सवाल नंबर 1। अभी तो याद है, हो सकता है भविष्य में भूल गए तो सबसे पहले भैया पंक्ति को लिखेंगे। हमेशा पंक्ति पहले लिखी जाती है, पंक्ति हमेशा पहले लिखी जाएगी। और क्यों लिखी जाएगी? कैसे याद करें सर पंक्ति हमेशा क्यों लिखी जाएगी? कैसे याद करें बेटू की पंक्ति पहले लिखी जाएगी? तो हमेशा जब कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि सर पहले पंक्ति लिखी जाएगी कि स्तंभ लिखा जाएगा, तो उस समय एक बात याद करना, जब तुम छोटे बच्चे थे और तुमने चलना शुरू किया था, जब तुम छोटे से थे और चलना शुरू किया था, तो कैसे चले थे तुम? ऐसे वर्टिकल चले थे, ऐसे चले थे कि तुरंत पेड़ चढ़ गए थे।
नहीं चढ़े थे ना पेड़, पहले चलना सीखे उसके बाद पेड़ चढ़े हो ना, तो पहले चले हो तो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब पंक्ति, और उसके बाद पेड़ में चढ़ना सीखे हो, इसलिए इसके बाद में स्तंभ। पहले चलना सीखो फिर स्तंभ पे चढ़ना सीखो, इसलिए बेटा सबसे पहले वी आर टेकिंग रो एंड देन कॉलम। कहते हैं ना, जब मैं छोटा बच्चा था तो पंक्ति पंक्ति चलता था, जब मैं छोटा बच्चा था तो पंक्ति पंक्ति चलता था, अब जो मैं बड़ा हो गया पेड़ पेड़ चढ़ता हूं। ऐसा ही कुछ है। चलो अगर ऐसा ही कुछ है, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये बेटा कुछ भी होता, अब ये कतई चाहे जितना बड़ा होता, चेक कर लो। एक चीज और देख लो, कुछ बच्चे सोच रहे सर इसके बारे में बताओ, ए बी सी डी ई, कुछ भी लिख दो यार, पूरी अल्फाबेट लिख दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, मान लो ये बन गया। अब मैं आपसे कहता कि आई के बारे में बताओ, आई की लोकेशन बताओ, मुझे आई के पास जाना है, ओ मुझे आई के पास जाना है, आई के पास जाना है, मुझे आई के पास जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो आपने चेक किया कि सर आई कहां पे, आई को देखने के लिए आपने देखा सर ये दूसरी पंक्ति में मिलेगा, आई को देखो दूसरी पंक्ति में मिल रहा है, मतलब सर आई दूसरी पंक्ति में है। और स्तंभ कौन सा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ओ माय गॉड, चौथा स्तंभ है सर, मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। आई की पोजीशन क्या है? दूसरी 24, मतलब 24, 24 क्या? A24, मतलब A24 पर है आई। अब देखो A24 दूसरी पंक्ति पे जाओ और चौथे स्तंभ पे जाओ तो लाइन कहां काटती है? आई पे काटती है। पहुंच गए आई पे? ये बात समझ में आ रही? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये कितना आसान सी बात है। अब एक बात बताओ सर, ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं इनको क्या कहते हैं? ये जो इनके अंदर लिखे हुए हैं इनको अवयव कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको, अब इनके बहुत नाम हैं, इनको अवयव कहते हैं, इनको वस्तु भी कहते हैं, इनको अंग्रेजी भाषा में एलिमेंट भी कहते हैं, इसको अंग्रेजी भाषा में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। कतई जो मर्जी आए सो बोल दो, ये एलिमेंट्स भी जो अच्छा लगे, इस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, जो तुम्हें अच्छा। सब भगवान है, सब भगवान है, सब पूजनीय है। तुम्हें भोले बाबा अच्छे लगते हैं उनको पूज लो, तुम्हें श्री रामचंद्र जी अच्छे लगते हैं उनको पूज लो, तुम्हें ईशा मसीह, अल्लाह और क्या नाम है, गुरुद्वारे, कहीं पे भी आपको जो भगवान अच्छे लगते हैं आप उनको पूज लो। सब सेम है, सब कुछ सेम है, वो सिर्फ पार्टियां हमको लड़ाती, बाकी सब अच्छे हैं। अब टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर ऑल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे चलो। सर ये एलिमेंट्स का क्या रोल है? ये अवयव अगर आ गया, एलिमेंट का क्या रोल है? तो एलिमेंट, अच्छा इसको एलिमेंट क्यों बोलते, कभी सोचा? क्योंकि अवयव क्यों बोलते, ऑब्जेक्ट वस्तु क्यों बोलते? भैया ये वस्तुएं तो है। कैसी वस्तु? मैंने कहा उसके पास 3 पेन है, किताब 4 ठो है, तो अगर जब मैं इसको ऐसे लिख दिया बेटा तो ये क्या लिखा है? ये वस्तुएं तो है, पेन किताब सब वस्तुएं तो है, तो ये वस्तु ही तो लिखे हो। अवयव एलिमेंट आर द सेम, देयर इज नो मेजर डिफरेंट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब सवाल ये था सर ये बताओ ये अवयव का रोल क्या है? मैंने कहा कि अब अवयव का एक पर्सनल ऑर्डर होगा, तुम्हारी जिंदगी जीने का एक नियम है। जैसे तुम्हें मैंने बहुत सारे अवयव दे दिए, मतलब मैंने तुम्हें, एक लड़का था उसको मैंने 12th में उसको भारत सरकार ने 5 सब्जेक्ट दे दिए। अब 5 सब्जेक्ट उसके लिए एलिमेंट हो गए, हिंदी इंग्लिश मैथ या बायो भी लिख देने, कतई बायो वाले बच्चा सोचेगा क्या सर आप नाराज हैं क्या? तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। भारत सरकार ने एक बच्चे को ये 5 अवयव दे दिए, 5 एलिमेंट दे दिए। अब वो लड़का एकदम उसको एक ऑर्डर में पढ़ेगा तभी तो टॉप करेगा। इफ यू वांट टू बिकम टॉप देन यू हैव अ मस्ट प्लानिंग। अगर आप टॉप करना चाहते हो आपके अंदर बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए, और बेस्ट प्लानिंग से पहले एक डेडिकेशन होना चाहिए हर पल इस थॉट्स का कि मुझे टॉप करना है, आई हैव टू टॉप। उसी तरह उसको 5 सब्जेक्ट दिए गए, उसको 5 एलिमेंट दिए गए, तो 5 एलिमेंट मतलब 5 सब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर में पढ़ना है कि भाई आज इंग्लिश 10 मिनट पढ़नी है,
आज मैथ 4 घंटे पढ़नी है, आज फिजिक्स 5 घंटे पढ़नी है। अब उसका एक ऑर्डर होगा। उसी तरह जब मैंने अवयव को एलिमेंट्स दिए तो इसके ऑर्डर हो गए, इसका अपना ऑर्डर हो गया बेटू, इसका अपना ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर क्या होता है सर? कोटि क्या होती है? अगर ऑर्डर और कोटि की मैं बात करूं, कोटि अंग्रेजी में और हिंदी में ऑर्डर। अब आप कह रहे सर क्या उल्टा पुल्टा बोल दिए, सब सीधा है यार। अब देखो अगर मैं बात करूं कोटि और ऑर्डर क्या होती है, तो यदि अंग्रेजी में भी बोलूंगा, परेशान मत होना माय डियर स्टूडेंट। यदि किसी अवयव में एम अवयव, यदि किसी अवयव में एम पंक्ति है और एन स्तंभ है, यदि किसी अवयव में एम पंक्ति और एन स्तंभ है, तब एम क्रॉस एन को, ध्यान से समझना माय डियर स्टूडेंट, एम क्रॉस एन को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अब अंग्रेजी में सुनो, if any matrix having m number of rows and n number of column, then its order will be m cross n. Oh my God, take a screenshot for that. अगर बेटा मैट्रिक्स इज सो इजी, वेरी गुड। यदि किसी अवयव में m पंक्ति और n स्तंभ, तब m क्रॉस n को कोटि कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डर इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक बात बताओ सर बहुत कंफ्यूजन है कि पहले पंक्ति लिख देंगे, सपोज करो गलती से अगर मैं भटक गया कि पहले पंक्ति लिखेंगे कि पहले स्तंभ, तो क्या करेंगे? वही पुराना वाला आइडिया जो सर ने बताया था। क्या बताया था कि सर जब मैं छोटा बच्चा था मैं पंक्ति पंक्ति चलता था, अब जो मैं बड़ा हो गया तो पेड़ पेड़ पे चढ़ता हूं। जब पंक्ति पंक्ति पहले चलते थे तो पहले पंक्ति ही लिखोगे तब पेड़ लिखोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स माई डियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर देखो, यहां पर इसका ऑर्डर क्या है, इस अवयव की कोटि क्या है, इस अवयव की कोटि जो है इसका जो ऑर्डर है बेटा, यहां कितनी पंक्तियां हैं? सर 1 और सर 2। सर इसके पास 2 पंक्ति है, तो मैंने कहा अब विलंब के कारण स्वामी लिख दो यहां पर 2 पंक्ति। हम क्या कॉलम कितना इसका, रो हो गया। आप कॉलम चेक करो, स्तंभ आपने कहा 1 2 और 3, आपने कहा सर 3 स्तंभ है, 3 कॉलम है, इसका मतलब 2 क्रॉस 3। ओ माय गॉड सर, इसका ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 3 था इसका ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बेटा, रॉयल, बिहार, यूपी, राजस्थान सब सेम है यार। वी आर सेम ब्रो। ऐसे ही ट्रेन चलाते हैं ना तुम लोग, यार सेम ब्रो। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट विद इन अ सेकंड। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। स्क्रीनशॉट ले लो, सब खत्म करना है भैया। 1 घंटे में 11 से जेई की क्लासेज है। चलो आगे चलते। अब एक बात समझ में आ गई सर, चलो कोटि तक तो ठीक था सर, कोटि तक तो बातें समझ में आई। सर आगे ये बताओ, किसी भी अवयव में कितने अवयव होंगे? क्या सर 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे? गिनने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। नप्पा बन्ना नन्ना गिनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी दिया है और किसी ने कह दिया सर इसमें 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, मतलब 3 क्रॉस 3, तो इसमें कितने अवयव होंगे? इस कोटि के अवयव को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। अगर इस कोटि के अवयव को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे 3 त्रिके 9। कितने अवयव होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होंगे। कंप्यूटर महोदय बात समझ में आ रही है? वेरी गुड बेटा। ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर m क्रॉस n, मतलब इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल अवयवों की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें मैं कुल 9 अवयव दे दूं, जैसे बहुत सारे बच्चे थे यहां पे, बहुत सारे बच्चे थे, कई बच्चे बैठे थे,
कई बच्चे बैठे थे, ये बैठा था, ये बैठा था, इसके नाम मत पूछना, नहीं खतरनाक नाम बताऊंगा, फिर तुम लोग कहोगे क्या आसान नाम बिगाड़ दिए। चलो नाम बताता हूं। एक का नाम भालू, एक का नाम कचालू, कितने दिन बाद कचालू का नाम सुने हो। एक का नाम नालू, एक का नाम टालू, ये जो टाल देता है हर बात को, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे, वो सब तुम नालायक को टालू हो, तुम में से जितने बातों को टालते हैं सब टालू हो। और एक था आलू, आलू भी आ गया। ये पांचों बैठे थे मेरे पास, और भी थे लेकिन उनका नाम नहीं ले रहा, और भी थे। हाँ अभी समझना, अब ये पांचों थे, इनको मैंने ये 9 अवयव उठा के दे दिया, ये जो 9 अवयव था उठा के इनको दे दिया। 9 नहीं है तो कोई और अवयव ले लेते, इस पे मजा नहीं आएगा। मैंने क्या किया, इन सब पांचों को टोटल 10 अवयव दिए, 12 अवयव दिए। कितने अवयव दिए, 12 अवयव दे दिए। मैंने इनको 12 एलिमेंट्स दे दिए। मैंने कहा ये लो बेटवा 12 एलिमेंट्स हैं, चील अपनी जिंदगी। 12 मैंने इसको दिया, आलू को 12 दिया, टालू को भी 12 दिया, या तो टालू है टाली देगा, नालू को भी मैंने 12 दे दिया, कचालू को भी 12 दे दिया, और भालू को भी 12 दे दिया। इन सबको मैंने 12 अवयव दिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन बाय मी 12। कुल कितने अवयव दिए, बहुत ध्यान समझना, कुल अवयव जो मैंने दिया, कुल अवयव जो दिया 12 अवयव दिया। अब देखो मैंने कहा तुम्हारी जो मर्जी है, जैसी मर्जी है वैसा अवयव बनाओ, तुम्हारी जो मर्जी है, जैसी मर्जी है वैसा अवयव बनाओ। तो एक बात बताओ, कोई तो ऐसे बना देगा, कोई पूरे 12 एलिमेंट्स ऐसे सीधा सीधा लिख दिया, क्या कर ले वो के उसका क्या कर ले वो बेटू, जो पूरा पूरा वर्टिकल लिख देगा 12 एलिमेंट्स। सपोज करो 12 एलिमेंट 1 से लेकर 12 तक की संख्या है, उसने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लोग क्या कर ले वो, उसने 12 एलिमेंट्स, वो काम नहीं करना चाह रहा था, उसने 12 एलिमेंट्स ऐसे लिख दिए, क्या कर ले वो उसका। अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, इस पर देखो कितने स्तंभ हैं, केवल एक ठो स्तंभ है, और पंक्ति कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्रॉस 1 का व्यू बना दिया। क्या कर लो, क्या कर लोगे भैया, भालू है, कुछ बोल भी नहीं सकते, काट लेगा। इसने ऐसे बना दिया, 12 गुणते 1 बना दिया, उसकी मर्जी। तो इसकी कोटि कितनी आ गई, इसकी कोटि 12 गुणते 1 आ गई। अब भैया कचालू का नंबर आया, कचालू क्या भालू से कम थे, कचालू ने कहा कि सर हम ऐसे लिखेंगे, येलो क्या कर ले वो, क्या कॉमन का है लगा रहे सर। कचालू ने क्या, सर हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लो। कचालू का क्या कर, वो ज्यादा ज्यादा खाओगे और क्या करोगे। कचालू ने ऐसे लिख दिया, प्रिया बेटा हैप्पी बर्थडे, जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप निरंतर अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त करें, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जीवन की। अब देखो कचालू ने ऐसे लिख दिया, क्या ही कर सकते। अब यहां देखो कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है, स्तंभ कितने 12, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा 1 गुणते 12, 1 गुणते 12। देखो 2 कोटियां मिल चुकी मुझे, मैंने 12 अवयव दिया था, कितने अवयव दिए थे 12 अवयव दिए थे। अभी शुरुआती रुझान जो आए हमारे कौन कौन से कोटियों के आए, एक कोटि 12 गुणते 1 की मिली, और एक ऑर्डर मिला 1 क्रॉस 12 का। ये जो ऑर्डर मिल रहे हैं ना हमको, देखो कैसे बदले बदले से है फिजाएं, कुछ तो बदला है, कुछ तो हुआ है देश को। अब ये 2 हो गए, अब बारी आई, अब नंबर आया किसका, अब नंबर आया नालू का। एक तो ये नालू लड़का महानालायक, ये नालू शब्द की उत्पत्ति नालायक शब्द से हुई है, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने खोजा है। नालू शब्द की उत्पत्ति नालायक से हुई है, इसको मैंने 12 दिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, क्योंकि नालायक बच्चा था तो, लेकिन बुद्धि का बहुत तेज था। नालायक सुमित सर के शब्द में था, बाकी पढ़ने में मस्त था। उसने दिमाग लगाया, उसने कहा क्यों ना सर मैं ये करूं कि 1 2 3 लिखूं, 4 5 6 लिखूं, 7 8 9 लिखूं, 10 11 12 लिखूंगा। वाह बेटा मौज कर दी तुमने, कतई हैवी ड्राइवर निकले,
ये बड़ा ट्रेंड करा रखे तुम लोग, है ना। अब देखो इस नालू ने कैसे लिखा, ऐसे, तो इस नालू की गणित से इसकी कोटि क्या होगी, अगर मैं नालू की नजर से देखूं तो इसकी कोटि होगी 1 2 3 4। कितनी पंक्तियां मतलब कितने रो हैं बेटा, 4। और इसके स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। चेक करो ना, 3 ही स्तंभ तो हैं, तो मतलब 4 क्रॉस 3। नालू ने कहा सर रुको, मैंने कहा क्या बेटा, कहा सर इसकी जो कोटि है, इसका जो ऑर्डर है वो सर 4 क्रॉस 3 है। मैं कहा ओ माय गॉड बेटा, मौज कर दी तुमने। फिर मैं टालू के पास गया, मैं कहा कस भाई टालू का हाल चाल है। टालू की उत्पत्ति टालने वाले बच्चों से हुई है, जो काम को टाल देते। मैंने कहा कस टालू का हाल चाल है, उसने कहा सर कल बताएंगे। हमने कहा कूट के फेंक दूंगा मैं तुमको, नालायक बदतमीज, अब अभी बताओ। जब मैंने उसको ये कहा तो देखा क्या सर पक्का कूटेंगे, मैं कहा हाँ कूट दूंगा। उसका ठीक है सर। उसने देखा तुरंत, उसने कहा सर ऐसे लिख दो। मैं कहा कैसे, उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं कहा वाट टालू, तुम्हारी बात में भी दम है। और टालू ने कहा सर देखो इसके पास 3 पंक्ति है। मैं कहा हाँ 3 पंक्ति है। क्या सर स्तंभ कहे हैं, 1 2 3 4। क्या 4 है सर, मैं कहा हाँ टालू। क्या सर 3 क्रॉस 4 होगा। मैंने कहा यार टालू ये बताओ, ये सब तो कोनो 12 क्रॉस 1 बता रहा है, कोनो कुछ बता रहा है, तुम 3 क्रॉस 4 बता। क्या सर बाकियों से कोई मतलब नहीं ना, जो मैं बता रहा हूं वो सही है। मैं कहा बा बेटा टालू मौज कर रहे तुम आज। कहा हाँ सर मैं हमेशा करूंगा, मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं। चलो अब ये टालू अच्छा बच्चा हो गया, ये केवल गलत कामों को टालता है। जब इसके दोस्त कहते हैं चलो खेले, कहता है टाल दिया, कल खेलेंगे। उससे कहा नींद लगी सो जाओ, उसने कहा बाद में सोएंगे। तुमको टालू बनना है, तुमको टालू बनना है, लेकिन क्या बुरी आदतों को टालने वाला बच्चा टालू बनना है। अब देखो आलू आ गया, आलू, तुम्हें आलू की तरह भी बनना है। आलू की क्वालिटी देखते हो, किसी के साथ भी उसको बना दो एडजस्ट हो जाता है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो तुम उसमें एडजस्ट हो जाओ, सब तुम्हारा अच्छा हो, बढ़िया पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ऑलराउंडर हो जाओ कतई। अब देखो आलू से जब मैंने कहा आलू तुम बता दो, आलू ने कहा सर एक बात जान। मैं कहा का बेटवा, उसने कहा सर ये भी तो कर सकते। मैंने कहा क्या, क्या सर ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बेटा अब इसने इस तरह से बता दिया। ओ माय गॉड, इसमें 2 पंक्ति थी और कितने स्तंभ थे, 6 स्तंभ थे। तो अगर मैं इसकी बात मानता तो मुझे एक और तरीका मिल गया। वो तरीका क्या मिल गया, उस तरीके को मैं इधर लिखता हूं। एक तरीका और मिल गया बेटू, वो तरीका था 2 क्रॉस 6। अरे सर ये बवाल है। अब सवाल ये था कि सर आलू ने कहा रुको एक तरीका और बताता हूं सर। मैं कहा बेटवा, उसने कहा सर ऐसे भी लिख दो। मैं कहा कैसे, उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहो बेटू मौज कर रहे कतई, क्या लिख दो ना सर। मैं कहा लिख दिया, कैसे तुम्हारी बात काट सकते। अब देखो दर दर भटके, अलग अलग वैल्यू पाए। तो एक बात मुझे समझ में आई, सब सही थे अपनी जगह भाई, सब सही थे। अगर सब अपनी जगह सही थे तो फिर गड़बड़ कौन था, गड़बड़ परिस्थितियां थी। टालने वाला लड़का गलत भी होता है, टालने वाला लड़का अच्छा भी होता है। गलत तब होता है जब वो अच्छे कामों को टालता है, और अच्छा तब होता है जब वो बुरे कामों को टालता है। बात समझ में आई। नालायक लड़का बुरा भी होता है, जो नंबर ना लाए वो नालायक, और जो ऐसे नंबर ला दे जो कोई ना ला पाए वो भी नालायक। मतलब एक अच्छा नालायक एक बुरा नालायक। अब देखो इस तरह से ये बात समझ में, इसका मतलब समझना, किसी अवयव के, किसी दिए हुए अवयव के, किसी दिए हुए अवयव के कई कोटियां हो सकती हैं, कई कोटियां हो सकती है। बहुत ध्यान से समझना। देयर इज मेनी टाइप ऑफ ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर गिवन
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दिस? क्या आप मेरी ये पॉइंट पा रहे हो? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? हरिकेश, वंश फैंस क्लब, सृष्टि, क्रेजी बॉय, कुलदीप, हरिकेश, अमर सिंह। हरिकेश 12 वाला तो मैंने बता दिया। अगर 12 अवयव होंगे तो ये कोटियां हैं। कहां गया? अगर 12 अवयव हैं तो कौन कौन सी कोटियां हैं? 12 गुणते 1, 1 गुणते 12, 4 गुणते 3, 3 गुणते 6, 2 गुणते 6, 6 गुणते 2। ये अगर 12 अवयव हैं। अगर 11 अवयव हैं, ये फैक्टर्स होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। तो अब अगर कह रहे हैं कि 11 अवयव है, अगर 11 अवयव है बेटा, 11 अवयव, तो 11 अवयव का कुछ नहीं हो सकता, इसका फैक्टर ही नहीं ना। तो इसका मतलब या तो ये 1 क्रॉस 1 गुणते 11 होगी, या इसकी एक दूसरी कोटि होगी 11 गुणते 1। इसकी सिर्फ 2 कोटियां संभव है, 2 कोटियां, या तो ये होगी या तो ये होगी। अब सवाल यह था कि सर ये जो कालू ने कुछ लिखा था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। आप लोगों ने एक बात नहीं ध्यान दी थी कि सर ये जो अवयव भालू ने लिखा है, सर ये जो अवयव भालू ने लिखा है ऐसे, इसका नाम क्या है? A11, A22, A33। सर ये क्या है? ये टोटल 3 क्रॉस 1 है। इस अवयव को स्तंभ अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटू? स्तंभ अवयव। इसको क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। मतलब क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। बात समझ पा रहे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इसको क्या कहते हैं बेटा? स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं तो कचालू ने जो लिखा था उसने ऐसे लिखा था सर। इसको क्या कहेंगे? इसको बेटू 1 क्रॉस 3। इसको कहेंगे पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, और इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ पा रहे? योगेश, मानसी, अमित, प्रांजल, रानू, शलोनी, श्रेया, करण, स्मृति तिवारी, थैंक यू बेटा, अंजलि, स्मृति, मानसी, अवनीश, हरिकेश, शिवा, मनोज। ये पंक्ति अवयव हो गए। दिस वन इज अ रो एंड दिस वन इज अ कॉलम। सर कैसे? इसमें केवल कॉलम दिख रहा है। कतई इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें 3 ठो है। जो 1 ठो होगा उसकी इज्जत होगी, जिसके 1 एम होगी, जिसके 1 लक्ष्य होगा। यहां पर स्तंभ केवल 1 है, इसलिए ये स्तंभ अवयव है। यहां पर पंक्ति केवल 1 है, इसलिए पंक्ति अवयव है। जिसका 1 लक्ष्य होता है और वो उस लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, उसी का नाम होता है। यहां पर केवल 1 स्तंभ था, इसलिए इसका नाम स्तंभ, इतिहास में उसी को लिखा जाता है। बात समझ आई? आगे चल, लेट्स गो अहेड। अगर मैं इसके आगे चलूं तो क्या होगा? एक वर्ग अवयव होता है। देयर इज अ वर्ड वर्ग अवयव। एक वर्ग अवयव लिखते, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव अंग्रेजी भाषा में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ पा रहे? अगर ऐसा होता है तो सर एक बात बताओ सर, वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। इसका मतलब है अगर, यदि, इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू number of column, if number of row is equal to number of column, then it is called square matrix. It is called what? Square matrix. मतलब वर्ग अवयव यदि कुल पंक्ति की संख्या
पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के संख्या के बराबर हो तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? वर्ग आव्यूह। अब ये कैसे सर? कहते हैं m बराबर n, अगर वर्ग आव्यूह माधव पंक्ति स्तंभ। यहां देखो किसी ने लिखा है क्या? नहीं, इसमें वर्ग आव्यूह संभव नहीं। तो वर्ग आव्यूह समझो बेटा ऐसे, चाहे तो ऐसे हो जाए 1 1 a12 a21 a22। अगर ये है, देखो इसमें कितनी पंक्ति है? 2। स्तंभ कितने हैं? 2। 2 क्रॉस 2 देख रहे हैं? इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है, वर्ग आव्यूह है। और बेटू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब देखो 3 क्रॉस 3 है, इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह है माय डियर स्टूडेंट। ये क्या होगा? वर्ग आव्यूह होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? जल्दी से फटाक से बताओ। माधव, मानसी, शूरा, जानवी, पंकज, अमित, रंजन, हर्ष श्रीवास्तव, आदित्य, अवनीश, जानवी, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाक से सभी लोग। हरिकेश, प्रशांत, अमित, श्रेया, अमर सिंह, शुभम, जल्दी से बताओ। आगे चलें। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। चलो, इसके बाद आता है अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अब आता है एक डायगोनल, मतलब विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जिसको बोलते हो आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के बारे में कतई जानते हो? डायगोनल विकर्ण से कुछ याद आया? विकर्ण से तो याद आया होगा। ये सब क्या है? विकर्ण है राजा बाबू। ये तिरछा विकर्ण है। तो सर बताओ विकर्ण आव्यूह क्या होते हैं? यदि विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। सभी अवयव क्या हो बेटा? शून्य हो। तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते। क्या कहते? विकर्ण आव्यूह कहते। If every element is zero accepted diagonal। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे a11 0 0 a12 a21 सॉरी a21। मतलब अगर कहीं तुम्हें ऐसे देखने को मिल जाए a11 0 0 0 a12 0 सॉरी यार a21 0 0 a31। यहां देखो बेटू, इस डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या है? जीरो है। हरिकेश बताते हैं। अब देखो ये क्या है? इसके अलावा एवरीथिंग इज जीरो। अगर ऐसा है डायगोनल के अलावा सब जीरो है तो जीरो। बात समझ पा रहे? इसको लिख के दिखाऊं ऐसे 1 0 0 3 या -3 कुछ भी लिख दो। जैसे ये 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 -5 या कुछ भी। ये क्या है? विकर्ण आव्यूह। सर आगे चलते। हरिकेश बेटा सब बता रहे, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ चलो, अब बात करते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब है यदि
विकर्ण के, यदि विकर्ण के सभी अवयव समान हो और विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य हो। बहुत ध्यान समझना, बाकी सभी अवयव शून्य। अंग्रेजी में बताऊं, if every element of diagonal is equal or equal and accepted diagonal, all elements are zero, then it is called scalar matrix. सर A22 हाँ सॉरी, ये A22 होगा, और कहीं ये भी A22, और कुछ A33। अभी क्लियर है? A11 A22 A33। चलो, ये बात समझ में आई? कैसे? ऐसे देखो, ये सारे अवयव समान हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे चलते। हाँ बेटा, वो सब हमने कर दिया, आगे चलते। बहुत ध्यान समझना। अब आता है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव जिसके विकर्ण के अवयव एक हो और बाकी सभी अवयव शून्य हो। बाकी सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। किसका फोन है कंप्यूटर महोदय? चलो आगे चले। अनुज, आदित्य। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अंग्रेजी में कहूं, दोज मैट्रिक्स हुज डायगोनल वेरिंग एलिमेंट्स 1, those matrix which having a value for diagonal is 1 1 1 and accepted all values are 0, that's called the identity matrix। ये बात समझ पाए? जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी है। किसकी है बेटा? 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ये, इट इज अ, किसका फोन है? चलो आगे चलते हैं बेटू। चलो उमेश शर्मा, चलो बेटा बस 2 मिनट। ये सारी मैट्रिक्स बेटा, और भी बहुत मैट्रिक्सेस होती हैं, 12th में केवल इसी का यूज है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये दुनिया भर का बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, लेकिन 12th में सिर्फ इतनी मैट्रिक्स की चर्चा हुई है बेटू, इसके आगे की नहीं हुई है। कभी फ्री होऊंगा तो मैं बता दूंगा और भी ऑर्थोगोनल वगैरह क्या होती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम एक होता, बाकी सब 0, बाकी सब सुन लिखा। हाँ बेटा, अब जेई की क्लास का टाइम हो गया, 11 बजे मेरी दूसरी क्लास है, तो बस मैं बहुत शॉर्ट में खत्म करूंगा। जितनी बातें मैंने बताई, 2 अवयव समान कब होते, केवल लास्ट टॉपिक है, 2 अवयव समान कब होते? समान अवयव, इक्वल मैट्रिक्स,
बहुत ध्यान से समझना बेटू आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन बनेगा, इस पर से क्वेश्चन बनेगा। इक्वल 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 क्या यार, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, समान अवयव, समान या बराबर कतई कुछ भी, समान अवयव, समान अवयव मतलब इक्वल मैट्रिक्स। दो अवयव समान होंगे, समान होंगे यदि, समान होंगे यदि इनके संगत, यदि इनके संगत अवयव समान हो। क्या हो बेटू, संगत अवयव समान हो। बहुत ध्यान समझना, अंग्रेजी में देखो, टू मैट्रिक्स आर said to be equal if two matrices are said to be equal if their corresponding elements are equal to each other। Are you getting my points boy? क्या होगी, कर लो यार, चलो टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब देखो एग्जांपल थोड़ा समझो, जैसे 1 2 3 4 है, ये इसके बराबर होगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बराबर कब होगा, इफ यदि x का संगत 1, x बराबर 1, y का संगत 2, संगत का मतलब समझ रहे हैं ना, उनके स्थान पर z का 3, w का 4, संगत का मतलब समझ गया ना, करस्पॉन्डिंग का मतलब, संगत का मतलब करस्पॉन्डिंग यार, जो भैया समझो, मतलब कि अगर A11 है तो अगला भी A11, A12 है तो अगला भी A12। यू गेटिंग माय पॉइंट्स। अब बेटा सारी एक्सरसाइज घर पे बैठ के लगाना, कहीं नहीं देखना, कसम खाना कि सर कहीं नहीं देखेंगे, नकल नहीं करेंगे, टीपेंगे नहीं, सारी एक्सरसाइज लगाएंगे। जब जो सवाल नहीं आएगा उसका आंसर नहीं देखेंगे, जो सवाल आ जाएगा उसका आंसर मैच कराएंगे राजा बाबू की तरह। जब सवाल नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना, ठीक है, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। जो ना सवाल आए उसके लिए मैं जिंदा हूं, उसके पहले आपको कुछ भी नहीं करना। तो बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो और ढेर सारी पढ़ाई करो, और इस बार अपने रिजल्ट से तहलका मचा दो। हम अंत तक साथ रहेंगे और 100 में 100 सबका टारगेट होना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि यहां पर पूरी मेरी ओवरऑल 2022 तक की सारी क्लासेस लेने के बाद अगर एग्जाम में एक नंबर का भी क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा तो फिर तुम मेरी सारी वीडियोस पे आना और डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। और लेकिन तब तक आपको सारी वीडियोस देखनी होंगी, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखो और ध्यान से रहो। बाय बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। उमेश, सभी लोग बेटा, यूट्यूब, प्रांजल, श्रेया, प्रिंस, सुरजीत, सोनी, नीतीश, उमेश, आदित्य, हरिकेश, ग्रेशी, अमन, शलोनी, हरिकेश, शिवा, ग्रेशी, अश्वनी, शिवा, ब्रिजलाल, उमेश, प्रिंस, ब्रिजलाल, रोहित, बाय बाय, टाटा, मुस्कान, आदित्य, सभी लोग अपना ख्याल रखें बेटा, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।